तो जिसने भी डीमन स्लेयर देख रखा है उन्हें पता होगा कि यहाँ पे 12 डीमन मून्स का जिक्र है, जिसमें से 6 हैं अपर मून डीमंस और 6 हैं लोअर मून डीमंस। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं डीमंस के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। जी हाँ, उनके ह्यूमन लाइफ फॉर्म के बारे में, देन उनके उस लाइफ के बारे में जब वो डीमन बनने के बाद जिए। अब ये वीडियो सीरीज 2 पार्ट्स में आएगी, जहां इस वीडियो में हम 6 लोअर मून डीमंस पे बात करेंगे और अगली वीडियो 2-3 दिन में ही आ जाएगी जहां हम 6 अपर मून डीमंस के बारे में बात करेंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट बता दूं कि लोअर मून डीमंस जो है वो कम पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू अपर मून डीमंस। अब एक और बहुत जरूरी बात, यहाँ एनिमे और मांगा दोनों से जुड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो ध्यान से आगे बढ़ना, क्योंकि हो सकता है आपके लिए सीरीज थोड़ी सी स्पॉइल हो जाए। लेकिन अगर आपने सीरीज देख रखी है या देखने का प्लान नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ वेलकम, मैं दूंगा लोअर मून डीमंस पे अपनी ओपिनियन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे डीमन से जो कि लोअर मून 6 रह चुका है लेकिन फिलहाल नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं क्योगाई के बारे में, जिसे ड्रम डीमन के नाम से भी जाना जाता है। क्योगाई एक ऐसा डीमन है जिसके शरीर पे आपको ढेर सारे ड्रम्स देखने को मिल जाएंगे और हर एक ड्रम से कोई ना कोई चीज होती है। यानी एक ड्रम को अगर बजाया जाए तो उससे कुछ ना कुछ चेंज होता है। अब ये चेंज क्या है वो वीडियो में आपको धीरे धीरे आगे पता चल ही जाएगा। पहले तो क्योगाई लोअर मून 6 डीमन रह चुका था, लेकिन धीरे धीरे उसके ह्यूमंस को कंज्यूम करने की क्षमता काफी कम हो गई और इसी वजह से मुजान उसे लोअर मून 6 डीमन से हटा दिया। अब मुजान कौन है? वेल, ये वही बंदा है जो कि एकदम किंग है इन सारे डीमंस का। बेसिकली उसने ही सारे डीमंस को क्रिएट किया है इस दुनिया में। तो हर एक डीमन की तरह एक जमाने में क्योगाई ह्यूमन हुआ करता था, जहां उसका पैशन था राइटिंग एंड ड्रम्स वगैरह बजाना। लेकिन हर कोई क्योगाई के टैलेंट का मजाक बनाता था। जी हाँ, उसके राइटिंग स्किल्स को या फिर उसके ड्रम बजाने के स्किल्स को उसका कोई अप्रिशिएशन कहीं भी नहीं था, चाहे उसकी फैमिली हो, उसके एडिटर हो इत्यादि। फिर एक पॉइंट पे क्योगाई मुजान से मिला जो कि उसे डीमन में तब्दील कर दिया। अब डीमन बनने के बाद भी क्योगाई अपने राइटिंग के पैशन को भूला नहीं था और वो अपने एक सैंपल को लेकर अपने एडिटर के पास जाता है। लेकिन क्योगाई का एडिटर उसके सैंपल को बुरी तरह से दुत्कार देता है और इससे गुस्सा होकर क्योगाई अपने एडिटर को ही कंज्यूम कर लेता है। और यहां से शुरू होता है क्योगाई के डीमन बनने का सफर, जहां वो एक के बाद एक ह्यूमंस को कंज्यूम करने लगा और समय के साथ वो इतना पावरफुल हो गया कि फाइनली वो लोअर मून 6 रैंक पे पहुंच गया। नाउ समय का पहिया है, एक पॉइंट पे अगर आप ऊपर आओगे तो नीचे भी आओगे, और ऐसा ही क्योगाई के साथ हुआ। I mean, वो ह्यूमंस को कंज्यूम करने की क्षमता जो उसकी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और ऐसे में मुजान उससे उसका रैंक छीन लिया। तब से क्योगाई को किसी तरह वापस से 12 डीमन मून्स में सम्मिलित होना है और इसके लिए उसे कंज्यूम करना होगा एक रेयर ब्लड को। अब यहां मैं आपको बता दूं कि रेयर ब्लड वाले जो ह्यूमंस होते हैं, अगर उनको कंज्यूम किया जाए तो वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है 100 नॉर्मल ब्लड वाले ह्यूमन को कंज्यूम करने से। और डीमन स्लेयर यूनिवर्स में एक रेयर ब्लड वाले ह्यूमन को कंज्यूम करना बहुत बड़ी बात है। क्योगाई ऐसे ही एक रेयर ब्लड वाले बच्चे को खोज भी लेता है और उसे कंज्यूम करने वो अपने ड्रम हाउस में जाता है। लेकिन यहाँ उसकी भिड़ंत हो जाती है तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु से। क्योगाई अपने राइट हैंड के शोल्डर वाले ड्रम को जब बीट करता है तो रूम जो होता है जहां वो है वो राइट की ओर टर्न कर जाएगा। लेफ्ट को बीट करेगा तो लेफ्ट की ओर टर्न कर जाएगा। नाउ राइट लेग वाले ड्रम को अगर वो बीट करता है तो रूम फॉरवर्ड स्पिन कर जाएगा और लेफ्ट लेग वाले ड्रम को बीट करने से रूम बैकवर्ड स्पिन करेगा। अपने बैक वाले ड्रम को अगर वो बीट करता है तो वो जहां भी रूम में है वो किसी और रूम में टेलीपोर्ट कर सकता है और आप कह सकते हो कि रूम ही चेंज हो जाता है काइंड ऑफ। और फ्रंट जो पेट पे उसके ड्रम है, अगर उसको वो बीट करता है देन उसका एक स्लैशिंग अटैक सामने आता है। जी हाँ, ये स्लैशिंग अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि अपने सामने वाले ओपोनेंट को एक ही वॉर में खत्म कर सकता है। क्योंकि क्योगाई ड्रम्स बजाने में माहिर था तो उसके पास एक रैपिड ड्रमिंग टेक्निक है जहां वो सारे ड्रम्स को जल्दी जल्दी एक साथ बीट करता है और इससे क्या होगा, रूम चारों तरफ इधर उधर घूमेगा, टेलीपोर्ट होगा, साथ ही उसका स्लैशिंग अटैक और भी पावरफुल हो जाएगा। तो इन्हीं सारी अटैक्स की मदद से वो तांजीरो और इनोसुके पे काफी सारे वार करता है। लेकिन समय के साथ तांजीरो इन अटैक्स को समझना सीख जाता है। आई मीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, तांजीरो परेशान काफी हुआ था, लेकिन हाँ, वो अडेप्ट कर गया और अडेप्ट करने के बाद वो स्लैश वगैरह से बचते हुए समहाउ एंड में इस ड्रम डीमन के गला को काट देता है। नाउ क्योगाई के मरने से पहले तांजीरो उसके राइटिंग को एक्सेप्ट करता है, जो कि क्योगाई के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी और कह सकते हैं हम कि मरने से पहले उसे पीस मिल गई। हाँ, क्योंकि उसके राइटिंग को फाइनली किसी ने अप्रिशिएट किया। ऐसे ही अगर आप मेरे काम को भी अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना क्या पता मैं भी बन जाऊं एक ड्रम डीमन। नहीं, मैं ड्रम डीमन नहीं बनूं। यहाँ मैं एक और पॉइंट बता दूं कि इन जनरल, मतलब एकदम रिटन रूल नहीं है, लेकिन इन जनरल किसी भी डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना होता है इन हाशियास के तलवार से ही। मतलब ऐसे ही काट दोगे जिससे तो नहीं मरेगा,
लेकिन हाँ तलवार से कटता है तो वो लोग मारे जाते हैं। वहीं अगर उनके हाथ पैर काटोगे तो वो रीजनरेट कर जाएंगे। स्पेशली जो मून डीमंस है इनके पास रीजनरेशन की, इंस्टेंट रीजनरेशन की बहुत ही तगड़ी पावर है। खैर हमारे लिस्ट में अगला डीमन है रुई, जो कि लोअर मून 5 है और रुई की बैक स्टोरी काफी दिलचस्प है। रुई जब ह्यूमन हुआ करता था तो वो काफी कमजोर था। इनफैक्ट कहा जाता है कि जन्म के वक्त से ही उसे सांस तक लेने में तकलीफ हो रही थी और थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद उसे चलने तक में प्रॉब्लम थी। सोच सकते हो कितना वीक होगा। लेकिन इससे रुई के परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो लोग रुई का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। तो एक दिन मुजान रुई के पास आता है और उसे ताकतवर बनाने का प्रस्ताव रखता है। रुई इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और बदले में मुजान उसे एक डीमन बना देता है। अब डीमन में तब्दील होने के बाद रुई काफी पावरफुल हो गया था और उसे अच्छा भला देखकर उसके फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा टिकी नहीं, क्योंकि रुई अगले ही दिन एक इंसान को मारकर अपने घर में ले आया था, बेसिकली उसे कंज्यूम करने के लिए। ये सब देख रुई के परिवार वाले समझ गए कि भैया ये तो एक डीमन बन चुका है पूरी तरह से। तो रुई के जो पापा थे वो सोचते हैं कि वो रुई को मार देंगे, साथ ही अपने पूरे परिवार को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि उनसे ये दुख दर्द देखा नहीं जा रहा था। लेकिन अपने डिफेंसिव इंस्टिंक्ट के कारण रुई अपने परिवार को ही खत्म कर देता है और ऐसा करने के बाद रुई को बहुत पछतावा होता है। इस गम में रुई माउंट नाटागुमो के जंगलों में रहने लगा, जहां वो अपना परिवार बनाने लगा, ऑफ कोर्स मुजान के परमिशन से। यहाँ वो अपना सो कॉल्ड स्पाइडर फैमिली बनाया, जहां उसके फैमिली मेंबर्स सभी उससे डरते थे। जी हाँ, उसकी एक बहन थी, मम्मी थी, पापा थे, लेकिन हाँ डरते रुई से सब लोग बहुत थे, क्योंकि ऑब्वियसली रुई काफी पावरफुल डीमन था और उसके कारण ही ये लोग डीमन बन पाए थे। समय के साथ साथ रुई और उसके परिवार वाले काफी ह्यूमंस को कंज्यूम किए, जिससे रुई तो स्पेशली बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। रुई अपने उंगलियों से स्पाइडर माफिक वेब्स को छोड़ता है और उसके वेब्स इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बेसिकली जो थ्रेड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो किसी भी हाशिरा के तलवार तक को काट सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि हाशिरा के तलवार को काट सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं काट देंगे, क्योंकि हाशिरा बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हाँ एक नॉर्मल डीमन स्लेयर के तलवार को तो जरूर काट देगा। आई मीन सीरीज में हम देख भी पाए कि रुई अपने एक थ्रेड से तांजीरो के तलवार को काट देता है एंड देन उसका आता है ब्लड डीमन आर्ट, जिससे कि ये थ्रेड्स जो है वो रेड रंग के हो जाते हैं और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रुई इन थ्रेड्स की मदद से किसी को भी कट करता है और यही सारे अटैक्स वो तांजीरो पे यूज करता है। इनफैक्ट तांजीरो को भी रुई ऑलमोस्ट मार ही देने वाला था, लेकिन एन वक्त पे नेजुको, जो कि तांजीरो की बहन है, वो आकर तांजीरो को बचा लेती है। अब तांजीरो के प्रति नेजुको का प्यार देख के रुई को अपने परिवार की याद आ जाती है और वो कहता है कि भैया मुझे नेजुको चाहिए एज अ सिस्टर, मतलब ये अब से मेरी फैमिली मेंबर है। लेकिन एज वी नो तांजीरो कभी इसे एग्री कर ही नहीं सकता, चाहे उसकी जान भी चली जाए, और तांजीरो लड़ता रहता है। तांजीरो यहाँ पहली बार हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करता है, यानी कि सन ब्रीदिंग टेक्निक, और वो इसको यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट, नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट से, एंड देन वो रुई पे एक खतरनाक अटैक लॉन्च करता है। इस अटैक में रुई का गर्दन 100% कट जाना था और हमें लगता भी है कि कट गया, लेकिन यहाँ रुई शातिर था, वो अपना गर्दन खुद ही काट लेता है पहले, ताकि वो मर न सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गर्दन कटना चाहिए सिर्फ तलवार से, और तलवार से तो नहीं कटा, तो रुई मरता नहीं है। इस पॉइंट पे तांजीरो अपनी पूरी पावर्स को यूज कर चुका था और रुई के फाइनल अटैक से उसका बचना नामुमकिन था। लेकिन एन वक्त पे वाटर हाशिरा ग्यू आ जाते हैं, जो कि रुई को सिर्फ एक ही वार में खत्म कर देते हैं, यानी कि उसका गर्दन काट देते हैं। इसी के साथ रुई मारा जाता है, साथ ही उसका परिवार भी खत्म। तो आप समझ सकते हो रुई का एंड कैसे हुआ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ 6 लोअर डीमन मून्स हैं, लेकिन मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ कि मुजान बाकी के 3-4 डीमंस को ऐसे ही मार देता है, ये लोअर मून वाले डीमंस को, क्योंकि मुजान का मानना था कि ये लोग बार बार हाशिराज वगैरह से हार जाते हैं, तो इनका काम ही क्या है। तो उनके बारे में ज्यादा कुछ हमें पता नहीं, लेकिन हाँ मैं उनका नाम आपको जरूर बता देता हूँ। इन डीमंस के नाम है रोकुरो, वाकारुबा, मुकागो एंड कामानुए। तो इसी के साथ लोअर मून में अब सिर्फ एक डीमन बचा है, जो कि है रैंक 1, और उसका नाम है एनमू। एनमू इंसानी वक्त से ही थोड़ा सा अलग था, जहां उसे ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का फर्क पता ही नहीं चलता था। बड़ा होने के बाद वो कोई डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन हाँ वो अपना पेशेंट जरूर लेके आता था, जिसपे वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता था। बेसिकली उनके ड्रीम्स में उनको भेज देता था, ताकि उनको लगे कि वो किसी तरह के रियलिटी में जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो किसी को कैंसर है, तो उसको एक ऐसे ड्रीम में भेज दो जहां उसको लग रहा है कैंसर है ही नहीं, और भले उसको जीना एक ही साल है, लेकिन उसको उस ड्रीम में लग रहा है कि वो हजारों साल जिएगा। समझ रहे हो कैसे मैनिपुलेट कर रहा था वो लोगों को। तो एक रात एनमू यही सब स्कैम वगैरह कर रहा था, जब मुजान उस पर अटैक करता है और उसको खाने लगता है। इनफैक्ट उसे बहुत हद तक खा भी जाता है। लेकिन मुजान नोटिस करता है कि एनमू के अंदर कोई भी डर नहीं था। इनफैक्ट वो मुजान
म्यूजान को अप्रिशिएट कर रहा था कि भाई म्यूजान कितने पावरफुल हैं। तो इस बात से म्यूजान हो जाता है इम्प्रेस और एनमो को मारने के बजाय वो उसे एक डीमन में तब्दील कर देता है। अब एनमो के पास आप समझ ही गए होंगे, वो ड्रीम्स वगैरह में लोगों के जाता होगा, वहीं उनके साथ छेड़खानी करता होगा। जी हाँ, वैसा ही कुछ करता है और इसी प्रोसेस से वो कई सारे ह्यूमंस को कंज्यूम करके लोअर मून 1 रैंक तक पहुंच गया। अब म्यूगेन ट्रेन आर्क में हम देख पाते हैं कि कैसे एनमो अपने आप को पूरे म्यूगेन ट्रेन के साथ ही एसोसिएट कर लिया था, यानी कि पूरा ट्रेन का बॉडी ही एक तरह से एनमो है। इस ट्रेन में बैठे थे हाशिरा, रेनगोकू और इसके साथ जो अपने 3 लोग हैं, तानजीरो, इनोसुके एंड जेनित्सु। वो इन सबको छल करके सुला देता है और इनके ड्रीम में बच्चों को टाई कर करके एक लेस से एंटर करवा देता है। अब ड्रीम का कॉन्सेप्ट यह है कि उसका एक रेंज होता है जिसके बाहर सबकॉन्शियस होता है और सबकॉन्शियस में एक सोर्स होता है हर एक इंसान का। अगर उस सोर्स को खत्म कर दिया जाए तो इंसान भी मारा जाएगा और यही प्लान था एनमो का। वो छोटे छोटे बच्चे जो थ्रेड से बंधे हुए थे ना, वो सब इन डीमन स्लेयर्स के ड्रीम में जाकर इनके सबकॉन्शियस को मारने का सोचते हैं, बेसिकली इनके सोर्स को खत्म करने का सोचते हैं, लेकिन सबके पास अपना एक डिफेंस टेक्निक था। अब तानजीरो बीइंग स्मार्ट, वो सबसे पहले समझ जाता है कि जो उसे ड्रीम में दिखाया जा रहा है एक बहुत ही वाइब्रेंट और अच्छी सी लाइफ, वो रियलिटी नहीं है। और तानजीरो समझ जाता है कि इस ड्रीम से कैसे निकला जाए। किसी भी ड्रीम से कैसे निकला जाता है, खुद को मार के ड्रीम के अंदर। तानजीरो ऐसा ही करता है, वो सबसे पहले एनमो की ड्रीम से बाहर निकल जाता है और उसको फॉलो करते हुए बाकी सारे डीमन स्लेयर्स भी इस ड्रीम से बाहर निकल पाते हैं। इसके बाद फ्लेम हाशिरा ट्रेन में बैठे बाकी लोगों को बचाना शुरू कर देते हैं, वहीं तानजीरो और इनोसुके ट्रेन के ऊपर चढ़ के एनमो से लड़ाई करना शुरू करता है। यहाँ पे तानजीरो को रियलाइज हो जाता है कि भैया एनमो पूरे ट्रेन में अपने आप को जोड़ लिया है, तो ऐसे में उसके गर्दन को काटना मतलब ट्रेन के किसी एक पार्ट को काटना जो कि उसके गर्दन को सिंबलाइज करता है। और ये पार्ट था इंजन के पास, ऑब्वियसली फ्रंट इंजन होता है तो वहीं कहीं होगा। फिर तानजीरो इनोसुके एक साथ मिलकर बीस्ट ब्रीदिंग टेक्निक और वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग यूज करते हैं और फाइनली ट्रेन को काट देते हैं, यानी उसके गर्दन वाले पार्ट को, और इसी के साथ एनमो की मौत हो जाती है। तो इसी के साथ सारे लोअर मून डीमंस खत्म और वीडियो भी खत्म। लेकिन ये सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 और भी इंटरेस्टिंग होगा जहां हम 6 अपर मून डीमंस की बात करेंगे और ये सारे के सारे 6 अपर मून्स डिफरेंट हाशिरा से लड़े थे। इनफैक्ट हमारे ये जो 3 स्लेयर्स है ना, इनसे भी लड़े थे। तो इनमें ऐसा नहीं है कि भैया म्यूजान ऐसे ही मार दिया उनको, नहीं, इनकी प्रॉपर बैक स्टोरी है सभी की और साथ ही इनकी प्रॉपर फाइट भी है। सो नीडलेस टू से कि अगली पार्ट वाली वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और ज्यादा लंबी भी होगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखा है, वरना पता नहीं वीडियो 30 मिनट से ऊपर हो जाता है। तो अगर उस वीडियो का इंतजार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई उसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। इस वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। मैं आजकल काफी सारे एनिमे को देख रहा हूं और अगर आपको एनिमे टाइप की वीडियो पसंद आती है तो भैया मैं बता रहा हूं 2-3 सीरीज देख चुका हूं, मांगा पढ़ चुका हूं और बहुत सारी सीरीज लाइन में है, तो एकदम एक के बाद एक बॉम्ब की तरफ फेंकूंगा आपकी तरफ एनिमे वाली वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इसका मतलब ये नहीं सुपर हीरो वीडियोस नहीं आएगी, वो भी आती ही रहेगी, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारा मिक्स्ड कंटेंट मिलने वाला है, मजा आएगा। बस अब और कुछ कहने को बचा नहीं। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, पीस आउट।